बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मिस राबिया। आज मैं जनरल साइंस फॉर क्लास 5 विच इज़ बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि खुर्दबीनी जानदार को उर्दू में एक्सप्लेन करूँगी और इसमें मौजूद तमाम एक्टिविटीज़ को भी एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खुर्दबीनी जानदार, वो जानदार जिनको आप खुर्दबीन की मदद से देख सकते हैं। पेज 21। You must have observed dust particles in the beam of light that enters a dark room. आपने रोशनी में धूल के ज़रात का मुशाहिदा किया होगा जो कि एक तारीक कमरे में दाखिल होते हैं। Have you ever thought that our eyes cannot see very tiny objects? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आंखें बहुत छोटी चीज़ें नहीं देख सकती? There are a lot of organisms present in our environment that we cannot see with our eyes. हमारे माहौल में बहुत सारे जानदार मौजूद हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। To see such things, we need a special instrument called microscope. ऐसी चीज़ों को देखने के लिए हमें एक ख़ास आले की ज़रूरत होती है जिसे खुर्दबीन कहा जाता है। The objects that cannot be seen by human eyes are visible as large as clear object under the microscope. वो अशिया जो इंसानी आँख नहीं देख सकती वो खुर्दबीन के नीचे बड़ी और वाज़े अशिया के तौर पर नज़र आती हैं। This was the first paragraph. Now move on activity 2.5. इस एक्टिविटी में हम सादा खुर्दबीन बनाने का तरीका सीखेंगे। To make a simple microscope, you will need a plastic cup, thin plastic sheet, rubber band, scissors and water. एक सादा खुर्दबीन बनाने के लिए आपको प्लास्टिक का कप, पतली प्लास्टिक शीट, रबर बैंड, कैंची और पानी की ज़रूरत होगी। With the help of scissors, make a hole at the base of the plastic cup so that you may put any tiny object into it. जी, कैंची की मदद से प्लास्टिक के कप के बुनियाद पर जो है एक सुराख बनाएं ताकि आपको इसमें कोई छोटी सी चीज़ ताकि इसमें आप डाल सकें। Put the thin plastic sheet over the cup and tie it properly with the rubber band. जी, आप प्लास्टिक की पतली शीट को कप के ऊपर रखें और इसे रबर बैंड से अच्छी तरह से बांधें। Put a drop of water over the plastic sheet. ठीक है, प्लास्टिक शीट पे आप एक पानी का कतरा डालें। Put any tiny object at the base of the cup and observe it. अब किसी भी छोटी सी चीज़ को कप की बुनियाद पर रखें और इसका मुशाहिदा करें। You will see the object many times larger. आप उस चीज़ को कई गुना बड़ा देखेंगे। अब इसी एक्टिविटी को दोबारा मैं उर्दू में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि एक सादा खुर्दबीन बनाने के लिए आपको प्लास्टिक का कप, पतली प्लास्टिक शीट, रबर बैंड, कैंची और पानी की ज़रूरत होगी। सबसे पहले आपने कैंची की मदद से प्लास्टिक के कप की बुनियाद पर एक सुराख बनाना है ताकि इसमें कोई छोटी सी चीज़ आप डाल सकें। फिर प्लास्टिक की पतली शीट को कप के ऊपर रखें और इसे रबर बैंड से ठीक से बांध दें। ठीक है, आप पिक्चर्स में भी देख लें, आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। फिर प्लास्टिक शीट पर पानी का एक कतरा डालें, किसी भी छोटी चीज़ को कप की बुनियाद पर रखें और इसका मुशाहिदा करें कि आपको वो चीज़ कई गुना बड़ी दिखाई देगी। तो ये थी आपकी सिंपल सी माइक्रोस्कोप। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। All those tiny organisms that can only be seen under a microscope are called microorganisms. जी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? खुर्दबीनी जानदार, वो तमाम छोटे से जानदार जिनको सिर्फ खुर्दबीन के नीचे ही देखा जा सकता है, इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं।
These are present everywhere in our surroundings. ये हमारे इर्द गिर्द के माहौल में हर जगह मौजूद हैं. Now move on page 22. Topic is main groups of microorganisms. पहले हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है. ठीक है, वो खुर्दबीनी जानदार जो सिर्फ खुर्दबीन की मदद से देखे जाते हैं और हमारे माहौल में हर जगह मौजूद होते हैं. अब हम इनके मेन ग्रुप्स पढ़ेंगे. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रुप्स यानी कि इकसाम पढ़ेंगे. There are many types of microorganisms. They are divided into various groups on the basis of their size, structure and need of food. ठीक है, अब इनको कैटेगराइज किया गया है किसकी बिना पर, उनके साइज की बिना पर, साख्त की बिना पर और खुराक की ज़रूरत की बुनियाद पर इनको मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम किया गया है. किनकी बात हो रही है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की. Viruses and bacteria are the main groups of microorganisms. माइक्रोऑर्गेनिजम्स के हम ग्रुप्स पढ़ रहे हैं. तो अब इसमें ये बताया गया है कि मेन जो ग्रुप्स हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स के वो कौन से दो हैं? वायरस और बैक्टीरिया. Some fungi are very small and they are also included in microorganisms. मेन कौन से हैं? दो, वायरस और बैक्टीरिया. आप कह रहे हैं कि कुछ जो फंजाई है, फंगस जो है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में शामिल हैं. ओके स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हम ग्रुप पढ़ रहे हैं जिसमें हमने डिवीजन इसकी क्या है? वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई. इन तीनों को अब हम डिटेल से पढ़ेंगे. ये तीनों क्या है? वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है ना, इनके ग्रुप्स में शामिल हैं. फर्स्ट वन इज वायरस. वायरसेस आर वेरी टाइनी इन्फेक्शंस पार्टिकल्स, के बहुत ही छोटे छोटे से ज़रात हैं वायरस. दे आर द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, कि ये जानदार और बेजान चीज़ों के दरमियान में रब्त हैं. दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली विदन एन ऑर्गेनिज्म. रिप्रोड्यूस यानी कि दोबारा पैदा कर सकते हैं, सिर्फ एक हयातियात के अंदर जो है ना ये दोबारा पैदा कर सकते हैं. आउट ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म दे आर नॉन लिविंग. हयातियात के जिस्म से बाहर ये क्या है? गैर जिंदा है, गैर जानदार हैं. किन की बात हो रही है? वायरस की. ठीक है ना, हयातियात के अंदर दोबारा पैदा कर सकते हैं लेकिन हयातियात के जिस्म से बाहर जो है वो जानदार नहीं है. दे आर वेरी हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये जानदारों के लिए जो है बहुत ख़तरनाक है. दे कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स. ये इंसानों में, जानवरों में और पौधों में बीमारियां पैदा करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे कॉज हेपेटाइटिस, पोलियो, कोविड-19 एंड फ्लू इन ह्यूमन्स. मिसाल के तौर पर इंसानों में ये कौन कौन सी बीमारियां पैदा करते हैं? हेपेटाइटिस की बीमारी, पोलियो की, कोविड-19 की और फ्लू की. ये 4 डिजीज़ का यहाँ पे जिक्र है. कौन ये बीमारियां पैदा करते हैं? वायरस की बात हो रही है, वायरस पढ़ रहे हैं. अब इसकी नीचे पिक्चर्स भी आप देख लें, पोलियो वायरस की, कोविड-19 वायरस की और बैक्टीरिया वायरस की. नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड इसका हिस्सा है यानी कि ग्रुप जो है वो है बैक्टीरिया. हम किसके ग्रुप्स पढ़ रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स पढ़ रहे हैं. पहला था वायरस, अब है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, कि ये एक खुलिए पर शामिल जानदार हैं. ठीक है, बैक्टीरिया एक खुलिए पर मुश्तमिल होता है. दे आर फाउंड इन एवरी टाइप ऑफ इन्वायरमेंट. ये हर किस्म के माहौल में पाए जाते हैं. दे आर फाउंड इन एयर, वाटर, सोइल एंड इनसाइड लिविंग थिंग्स. अब कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं? हवा में, पानी में, ज़मीन में और जानदार चीज़ों के अंदर जो है ये पाया जाता है. क्या? बैक्टीरिया की बात हो रही है. फ्यू बैक्टीरिया आर हार्मफुल टू ऑर्गेनिजम्स. कुछ बैक्टीरिया जो है हयातियात के लिए नुकसानदेह होते हैं. दे कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन्स. फॉर एग्जाम्पल, नमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस एंड डायरिया एक्सेट्रा.
बैक्टीरिया जो है वो पौधों में, जानवरों में और इंसानों में बीमारियों का बायस बनते हैं, जैसे कि निमोनिया की बीमारी हो गई, टीबी की हो गई, इसहाल वगैरह। अ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया आर यूजफुल फॉर ह्यूमंस। ज़्यादातर बैक्टीरिया जो है वो क्या है, इंसानों के लिए फ़ायदेमंद भी हैं। Some bacteria help in the digestion and absorption of food in our small intestine। ठीक है, अब कुछ बैक्टीरिया जो है हमारी छोटी आंत में खाना हजम करने और जज्ब करने में मदद करते हैं। Now interesting information, the bacteria which are beneficial for us are called useful bacteria। ओके, वो बैक्टीरिया जो हमारे लिए मुफीद है, ठीक है, उनकी तादाद ज़्यादा है। द नंबर ऑफ़ हार्मफुल बैक्टीरिया इज़ वेरी लेस, और जो हमें नुकसान देता है बैक्टीरिया, उसकी तादाद जो है वो कम है। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। नंबर 2, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन योर बॉडी इज़ मोर देन द सेल ऑफ योर बॉडी। कि आपके जिस्म में बैक्टीरिया की तादाद आपके जिस्म के खुलियों से ज़्यादा है। देखा कितनी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, आपको पहले नहीं मालूम होगी ये यकीनन। नंबर 3, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ स्मॉल स्पून ऑफ सॉइल इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द कॉन्टिनेंट अफ्रीका। जी, एक छोटी सी चम्मच, मिट्टी की चम्मच में जो बैक्टीरिया की तादाद है वो बरआज़म अफ्रीका में रहने वाले लोगों के तादाद के जो है वो बराबर है। Now move on page 23. On the basis of shape, bacteria are divided into 3 types: round, rod shaped and spiral। के साइज़ के लिहाज से जो है बैक्टीरिया 3 किस्मों में जो है वो तकसीम है, राउंड, रॉड शेप्ड एंड स्पाइरल में। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का तीसरा ग्रुप जो है, तीसरी काइंड को डिस्कस करेंगे, जो कि है फंजाई। ठीक है, उससे पहले हम वायरस और बैक्टीरिया को डिस्कस कर चुके हैं और हमें इसमें ये मालूम हुआ है कि वायरस जो है बहुत सारी बीमारियों का बायस बनता है। बैक्टीरिया में हमने ये पढ़ा कि बैक्टीरिया भी काफ़ी बीमारियों का बायस बनता है, जिसमें निमोनिया है, टीबी है, डायरिया है, लेकिन ज़्यादा जो बैक्टीरिया है वो हमारे लिए यूज़फुल हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। ठीक है, अब हम फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। फंजाई आर सिंपल ऑर्गेनिजम्स दैट आर नीदर लाइक प्लांट्स नॉर लाइक एनिमल्स इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। जी, फंजाई एक फंगी क्या है, सादा हयातियात हैं जो ना कि पौधों की तरह होते हैं और ना ही उनकी खसूसियात में जानवरों की खसूसियात की तरह होती हैं। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वो अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते। दे ऑफन ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स। जी, ये अक्सर मादा हयातियात पर उगते हैं और डिकेइंग मैटर या गले सड़े मादे पर। ठीक है, दे डिकम्पोज डेड मैटर इनटू सिंपल मटेरियल। ये जो है मुर्दा मादे को सादा मवाद में गलाते हैं, गलाना, सड़ाना। ठीक है, गलना सड़ना ये वाले अल्फाज हैं इसमें। दे देन ऑब्जॉर्ब दीज सिंपल मटीरियल्स एज देयर फूड। फिर वो इन सादा मवाद को अपने खाने के तौर पर जज़ब करते हैं। सम फंजाई ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड कॉज डिजीजेज इनटू देम। कुछ जो फंगस होते हैं वो अपना खाना जिंदा पौधों और जानवरों से हासिल करते हैं और इनमें बीमारियां भी पैदा करते हैं। E.g. ringworm and athlete's foot are human diseases due to fungi। ठीक है, खिलाड़ी का जो पाँव जो होता है उसमें फंगस जो आता है, ये इसकी बीमारियां हैं। फिर यीस्ट, मोल्ड एंड पेनिसिलियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक फंजाई। जी, खमीर है, फिर मोल्ड और पेनिसिलियम खुर्दबीन फंगस की मिसालें हैं। पिक्चर्स में आप देखें मोल्ड ऑन ऑरेंज पे ये आप मोल्ड देखें, ये फंगस की एग्जांपल है। देन फंजाई दैट कॉज एथलीट फुट। ठीक है, खिलाड़ी के पाँव पे जो ये फंगस है इसकी पिक्चर देखें। फिर यीस्ट की एग्जांपल है। ये सारी फंजाई की एग्जांपल्स हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अभी पढ़े, जिसमें वायरस पढ़ा, बैक्टीरिया और फंजाई। अब है हमारे पास इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। मशरूम्स आर लार्ज फंजाई
Many mushrooms are eaten as food. Some mushrooms are poisonous. जी, मशरूम जो है ना ये बड़ी फंगस में शामिल है और बहुत से मशरूम बतौर खुराक जो है के इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कुछ मशरूम्स जो हैं वो जहर। Yes, point to ponder, ज़रा सोचिए। Do you think that viruses are living organisms? Why? कि आपके ख्याल में क्या वायरस जिंदा जानदार हैं और क्यों? Its answer is viruses are very tiny infectious particles. They are the link between living and non-living things. They can reproduce only within an organism. Out of the body of organism, they are non-living thing. ठीक है, वायरस को जानदार और बेजान के दरमियान जो है एक कड़ी समझा जाता है और ये सिर्फ किसी जानदार के जिस्म में दाखिल होकर अपनी नस्ल बढ़ा सकते हैं। जानदारों के जिस्म के बाहर ये बेजान होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज इन व्हाट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट कैन बैक्टीरिया लिव? बैक्टीरिया किस किस्म के माहौल में रह सकते हैं? आंसर इज बैक्टीरिया आर फाउंड इन एवरी टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। ओके, हर किस्म के इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया रह सकते हैं। दे आर फाउंड इन एयर, वाटर, सॉइल एंड इनसाइड लिविंग थिंग्स, कि ये जानदार चीज़ों के अंदर, पानी में, ज़मीन में, हवा में, हर जगह जो है ये पाए जाते हैं। नाउ मूव ऑन पेज 24। टॉपिक इज रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज डीकम्पोजर्स। ठीक है, सड़ने के दौरान बतौरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किरदार क्या है ये हम पढ़ेंगे। ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक द ऑर्गेनिक molecules of food and dead bodies into simple components। जी, कंपोजिशन यानी कि गलने सड़ने के दौरान बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो क्या करते हैं, नामियाती मॉलिक्यूल्स को तोड़ देते हैं और डेड बॉडीज़ यानी कि मुर्दा को सिंपल कंपोनेंट्स में चेंज कर देते हैं। These organisms which do decomposition are called decomposers। जी, वो जानदार जो गलने सड़ने का काम करते हैं इनको decomposers कहते हैं। The rate of decomposition increases with increase in temperature। जी, दर्जा हरारत, नमी, ऑक्सीजन में इजाफे के साथ गलने की जो शरह है वो भी बढ़ जाती है, यानी कि गलने का जो अमल है वो भी टेम्परेचर की वजह से बढ़ जाता है। दोबारा मैं इसको पढ़ती हूँ। द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड ऑक्सीजन। ठीक है, दर्जा हरारत, नमी, ऑक्सीजन में इजाफे के साथ गलने सड़ने की जो अमल है ये भी बढ़ जाता है। जितना दर्जा हरारत होगा उतना ही जल्दी से गलने सड़ने का अमल होगा। समटाइम्स दिस प्रोसेस बिकम्स ट्रबलसम फॉर अस। ठीक है, बाज़ औक़ात ये जो प्रोसेस है गलने सड़ने का जो अमल है हमारे लिए मुसीबत बन जाता है, हमारे लिए ख़तरा बन जाता है, परेशानी का बायस बन जाता है। बट दिस प्रोसेस इज़ ऑल्सो यूज़फुल टू अस। लेकिन ये अमल जो है हमारे लिए फ़ायदा मंद भी है। हम क्या पढ़ रहे हैं? रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज डीकम्पोजर्स। यूज़फुल इफ़ेक्ट्स ऑफ डीकम्पोजिशन। अब डीकम्पोजिशन के मैंने भी आपको बताया कि हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। समटाइम्स ये ट्रबलसम होता है, समटाइम यूज़फुल होता है। पहले हम देखते हैं कि यूज़फुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं डीकम्पोजिशन के। बाय डीकम्पोजिशन द कम्प्लेक्स मैटर प्रेजेंट इन द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रेक्स इनटू सिंपल कंपोनेंट्स। जी, सड़ने से क्या है, पौधों और जानवरों की लाशों में जो मौजूद छुपे हुए मादा और सादा अज्जा जो होते हैं वो सादा अज्जा में टूट जाते हैं। During this process, carbon dioxide and nitrogen gases are released back in the environment। फिर क्या होता है कि इस अमल के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैसेस माहौल में वापस जारी हो जाती हैं, वापस आ जाती हैं। The procedures, for example, plants use these simple materials again to make their food। फिर क्या होता है
कि पौधे जो हैं इन सादा मवाद को दोबारा अपनी खुराक तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। In this way, decomposers recycle the matter of abiotic and biotic components of the environment. इस तरह क्या होता है, जो सड़ने वाले माहौल के अबायोटिक और बायोटिक अज्जा जो हैं वो रिसाइकल करते हैं इसको। If decomposers do not exist, it is impossible to break down dead organisms into their simple components to make these a part of the ecosystem. अगर decomposers मौजूद ना हो तो ये नामुमकिन है कि डेड बॉडीज़ को सिंपल कंपोनेंट्स में तोड़ना, ठीक है, और इन्हें माहौलियाती निज़ाम का हिस्सा बनाना जो है वो इम्पॉसिबल है। Now point to ponder, what if there were no decomposer in the world, कि अगर दुनिया में decomposer ना हो तो क्या होगा। So its answer is, if there were no decomposers in the world, then there will be piles of pollution and filthy everywhere, कि अगर दुनिया में decomposers ना हो तो हर तरफ आलूदगी और गंदगी के ढेर लग जाएंगे। पोल्यूशन एंड फिल्दी, गंदगी और आलूदगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन यानी गलने सड़ने का जो अमल है उसके नुकसानदेह इफ़ेक्ट्स क्या हैं, असरात क्या हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डैमेज फूड एंड वुड बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि खुराक को और लकड़ी को जो है वो ख़राब कर देते हैं डिकम्पोजिशन के अमल में। बिकॉज ऑफ द मिल्क इज़ स्पॉइल्ड, और इनकी वजह से जो माइक्रो डिकम्पोजिशन का जो अमल है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से क्या होता है, दूध जो है वो फट जाता है, ख़राब हो जाता है, ब्रेड गेट्स मोल्ड, ठीक है, जो डबल रोटी है वो भी ख़राब हो जाती है। फूड एंड वेजिटेबल्स आर डिकम्पोज्ड, और जो सब्जियां और फल हैं ये भी गल सड़ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से जो डिजीज़ हैं वो देखते हैं क्या है। मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर अ कॉज ऑफ डिजीज़ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। पौधों और जानवरों में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये बहुत सी बीमारियों का बायस बनते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज डिजीज़ इन देयर होस्ट आर कॉल्ड पैथोजेंस। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बीमारियों का सबब बनते हैं इन्हें पैथोजन कहते हैं। The diseases that occur due to them are called infections or infectious diseases, ठीक है। अब इन ऑर्गेनिज्म से जो बीमारियां पैदा होती हैं इनको कहते हैं इन्फेक्शंस, ठीक है, या मुतादी अमराज कहलाती हैं ये बीमारियां। The infectious diseases can spread quickly from one organism to other, ठीक है। अब ये जो मुतादी बीमारियां होती हैं ये क्या जल्दी से एक जानदार से दूसरे जानदार में फैल सकती हैं। नाउ मूव ऑन पेज 25, डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरसेस, कि वायरसेस जो डिजीज़ पैदा होती हैं वो कौन सी हैं। हेपेटाइटिस, ठीक है, फ्लू, पोलियो, कोविड-19, मीज़ल्स एंड मम्स, ये बीमारियां फैलती हैं से वायरसेस से। डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया से कौन सी बीमारियां हैं ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। निमोनिया, टाइफाइड, कॉलरा एंड ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, टीबी है, इसहाल है, टाइफाइड है, निमोनिया है। नाउ डिजीज़ कॉज्ड बाय फंजाई, कि फंजाई से कौन कौन से डिजीज़ होती हैं। रिंगवॉर्म, एथलीट्स फुट, स्मट एंड रस्ट। ये देखिए पिक्चर्स में देखिए रस्ट पत्ते के ऊपर आप ये येलो येलो से निशान देख रहे हैं, ये रस्ट की एग्जांपल है। फिर स्मट देखें, ये गंदम के बाली पे ये सारी बाली देखें काली सी हो गई है, ये इसको रस्ट कहते हैं। फिर इसी तरह रिंग वॉर्म को देखें कि किस तरह से जो है वो स्किन के ऊपर ये रेड से निशान बन गए हैं। तो ये सारी जो है फंजाई से पैदा होने वाली बीमारियां हैं। अब हम एक्टिविटी 2 की जाने बढ़ेंगे। एक्टिविटी 2.2, व्हेन अ बॉय केम होम फ्रॉम स्कूल, कि जब लड़का स्कूल से घर आता है। ही फेल्ट हंग्री, उसे भूख लगी होती है। ही सॉ रॉ चिकन इन द किचन,
कि किचन में उसको मुर्गी नज़र आती है ऐसी पड़ी हुई। ही टुक अ पीस ऑफ चिकन, एक चिकन का टुकड़ा लेके, पुट पेपर एंड सॉल्ट ऑन इट, इसके ऊपर नमक मिर्च लगाता है, कुक्ड और इसको पकाता है, एंड एट इट और इसको खाता है, वाइल वॉचिंग टीवी देखते हुए। एट मिडनाइट, आधी रात को, ही गॉट अप ड्यू टू डायरिया, फीवर एंड स्टमक पेन, आधी रात को वो अब जाग जाता है सहाल की वजह से, बुखार की वजह से और पेट में दर्द की वजह से। इन हिज स्कूल, उसके स्कूल में, देयर वॉज अ एपिडेमिक ऑफ डायरिया, कि उसके स्कूल में डायरिया की वबा जो है, हैजे की वबा फैली हुई थी। सो हिज मदर मेट द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, फिर उसकी अम्मी जो है वो स्कूल के प्रिंसिपल से मिली। शी आस्क्ड द प्रिंसिपल टू इन्वेस्टिगेट द आइटम्स बीइंग सोल्ड एट द कैंटीन। अब उन्होंने प्रिंसिपल से कहा कि वो जो कैंटीन में चीज़ें बिक रही हैं खाने पीने की, उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, तहकीक करें। द प्रिंसिपल एग्रीड टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर द स्प्रेड ऑफ द एपिडेमिक इन स्कूल। प्रिंसिपल साहिबा भी स्कूल में फैलने वाली बीमारी की वजूहात जानने पर राजी हो गई। इन योर ओपिनियन वाई डिड द बॉय फॉल इल, आपके ख्याल में लड़का क्यों बीमार हुआ होगा? I think boy got sick from eating raw meat, okay, and some bacteria was left in raw meat and chicken, and these bacteria caused disease like diarrhea and stomach pain and fever. ठीक है, जो उसने किचन से पीस खा लिया था ऐसे ही पड़ा हुआ, और उसको नमक मिर्ची लगा के पका के उसमें कुछ कच्चा भी रह गया होगा, सही पका भी नहीं होगा, और उसमें रह गए होंगे जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह। Now spread of infectious diseases and transmission to humans. अब हम देखेंगे मुतादी बीमारियों का फैलना और इंसानों में इसका मुंतकिल होना। The 5 main ways for the transmission of infectious diseases are air, water, food, animal and direct contact. अब 5 कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से ये बीमारियां जो हैं वो फैलती हैं, मुंतकिल होती हैं? पानी है, पानी के ज़रिए, हवा के ज़रिए, खुराक के ज़रिए, जानवरों के ज़रिए, और बराह रास्त भी ये बीमारियां जो हैं वो मुंतकिल होती हैं। नाउ मूव ऑन पेज 26। एयरबोर्न डिजीज़ेस, के हवा के ज़रिए कौन सी बीमारियां फैलती हैं? लेट्स सी। व्हेन अ पेशेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज़ कफ, स्नीज और टॉक, then more viruses and bacteria are released out of his mouth and spread in the air. When a healthy person breathes in this air, these pathogens enter in his body and he becomes sick. Such infectious diseases are called airborne diseases, for example COVID-19, flu and TB. इसका मतलब है कि जब किसी ख़ास मुतादी बीमारी का मरीज़ खांसी, छींक या बात करता है तो उसके मुंह से कुछ वायरस और बैक्टीरिया निकलते हैं और हवा में शामिल हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो जब एक सेहतमंद शख्स भी उसी हवा में सांस लेता है तो ये पैथोजेंस उसके जिस्म में दाखिल होते हैं और वो शख्स बीमार होता है। और इसी तरह ये बीमारियों को हवा से पैदा होने वाली बीमारियां, इन बीमारियों को हवा से पैदा होने वाली बीमारियां कहते हैं, जैसे कोविड-19, फ्लू और टीबी। फिर है हमारे पास वाटरबोर्न डिजीजेस। द पैथोजेंस ऑफ सम डिजीजेस आर ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर। सच डिजीजेस अकर व्हेन समवन यूज पोल्यूटेड वाटर फॉर ड्रिंकिंग और इन फूड। डायरिया, टाइफाइड, सम डिजीजेस ऑफ आईज एंड स्किन आर वाटरबोर्न डिजीजेस। अब वाटरबोर्न डिजीज़ में क्या है कि कुछ बीमारियों की जो पैथोजेंस है पानी के ज़रिए मुंतकिल होते हैं, और इस तरह की बीमारियां उस वक्त होती हैं जब कोई आलूदा पानी पीने या खाने में इस्तेमाल करता है। तो इससे क्या है, इसहाल, टाइफाइड, आँखों और जिल्द की कुछ बीमारियां जो हैं ये पैदा होती हैं। ये पानी से पैदा होने वाली बीमारियों की बात हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट है फूड बोर्न डिजीज़। Pathogens of some diseases are present in contaminated food. On eating such types of food, these pathogens enter human body and cause diseases, e.g. cholera, hepatitis and typhoid, etc. अब खुराक से पैदा होने वाली बीमारी देखते हैं।
कुछ बीमारियों के पैथोजेंस आलूदा खाने में मौजूद होते हैं। इस किस्म का खाना खाने पर ये पैथोजेंस इंसानी जिस्म में दाखिल होते हैं और बीमारियों का सबब बनते हैं, जैसे कि हैज़ा, हेपेटाइटिस और टाइफाइड वगैरह। नेक्स्ट है हमारे पास एनिमल बोर्न डिजीजेस। सम एनिमल्स ऑल्सो ट्रांसमिट पैथोजेंस फ्रॉम वन ह्यूमन टू अदर। For example, when mosquito bites and suck blood of a patient of malaria or dengue, it takes pathogen from patient. When it bites a healthy person, it transmits those pathogens into him. क्या है अब कि जानवरों से जो पैदा होने वाली बीमारियां हैं ये है, कुछ जानवर पैथोजन को एक इंसान से दूसरे इंसान में भी मुंतकिल करते हैं। मिसाल के तौर पे जब मच्छर काटता है और वो मलेरिया या डेंगू के मरीज़ का खून चूसता है तो ये मरीज़ से पैथोजन ले लेता है, ठीक है ना, डेंगू का या मलेरिया का। जैसे भी वो मरीज़ को, जिस तरह के मरीज़ को वो काटता है उसी तरह का जाम उसके अंदर आ जाता है। फिर जब वो किसी सेहतमंद शख्स को काटता है तो वो जो पैथोजन उसके अंदर आया होता है वो पैथोजन और दूसरे सेहतमंद शख्स में मुंतकिल हो जाता है और इस तरह दूसरा शख्स जो है वो भी बीमार हो जाता है, चाहे डेंगू हो या मलेरिया हो। तो इस तरह से ये पैथोजन जो है एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होते हैं, ठीक है, और जानवरों के ज़रिए मुंतकिल होते हैं। अब है ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट बराह रास्त किस तरह से मुंतकिल होती हैं बीमारियां। सम डिजीज़ आर ट्रांसमिटेड बाय शेकिंग हैंड्स और बाय टचिंग आर्टिकल्स यूज्ड बाय द पेशेंट। कोविड-19, फ्लू एंड हेपेटाइटिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीज़, ठीक है। अब क्या है कि बराह रास्त भी कुछ बीमारियां जो मुंतकिल होती हैं वो किस तरह से कि हाथ मिलाने से, मरीज़ के ज़ेर इस्तेमाल कोई चीज़ें हैं उसको छूने से मुंतकिल हो जाता है। अब इसमें बीमारियां कौन कौन सी हैं, कोविड-19 है, फ्लू है, हेपेटाइटिस जो है इसकी मिसालें हैं। अब हम करेंगे एक्टिविटी 2.3। डू यू वॉन्ट टू नो हाउ फॉर जर्म्स कैन ट्रेवल ऑन कफिंग एंड स्नीजिंग। क्या आप जानना चाहते हैं कि जो जरासीम है वो खांसी या छींकने से कितने दूर जाते हैं, कितने दूर ट्रैवल कर सकते हैं। फॉर दिस यू विल नीड आ बैलून, टाइनी पीसेज ऑफ पेपर और ग्लिटर्स। अब इस एक्टिविटी के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, बैलून चाहिए, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े चाहिए और ग्लिटर्स चाहिए। नाउ पुट द टाइनी पीसेज ऑफ पेपर्स इनसाइड द बैलून। बैलून के अंदर छोटे छोटे टुकड़े डालें। देन इन्फ्लेट द बैलून एंड क्लोज द माउथ ऑफ द बैलून विद 2 फिंगर्स। फिर गुब्बारे में हवा भरें और इसका मुंह जो है दो उंगलियों से उसका मुंह जो है वो बंद कर दें, ठीक है, जैसे आप चुटकी भरते हैं ना उस तरह से। नाउ ओपन द माउथ ऑफ द बैलून, व्हाट हैपेंड, ठीक है। अब हवा भरने के बाद जब आपने उसको बंद कर दिया था 2 उंगलियों से, फिर अचानक से उसका मुंह जो है वो खोल दें और फिर देखें कि क्या होता है। द पीसेज ऑफ पेपर स्ट्रेच आउट द बैलून इन दिस मैनर। The germs spread on coughing or sneezing by the patient। क्या है कि जैसे ही आप उसका मुंह खोल देंगे तो क्या होगा कि गुब्बारे में कागज़ के टुकड़े निकलकर हर तरफ फैल जाएंगे। इसी तरह मरीज़ के छींकने से जरासीम भी फैलते हैं। तो ये देखा आपने एक्टिविटी के किस तरह से जर्म्स जो हैं वो खांसने से और छींकने से फैलते हैं। Now move on page 27। यूजफुल रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एवरीडे लाइफ। कि रोज़ाना की ज़िंदगी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो है के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है, इसका मुफीद किरदार क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारी रोज़ाना की रूटीन में। ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट हार्मफुल, ठीक है, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नुकसानदेह नहीं हैं। द फॉलोइंग आर सम बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एवरीडे लाइफ। हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में कुछ फ़ायदे भी हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। नंबर 1, मेकिंग फूड आइटम्स, के फूड आइटम्स को बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमें हमारे लिए यूज़फुल है, हेल्पफुल है। लाइक बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर यूज्ड इन मेकिंग फूड आइटम्स, ठीक है, बैक्टीरिया और यीस्ट जो है फूड आइटम्स को बनाने में हमारी मदद करते हैं। यीस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड चीज़ वाइल बैक्टीरिया आर यूज्ड इन मेकिंग योगर्ट। अब यीस्ट का रोल क्या है कि यीस्ट जो है वो ब्रेड बनाने में और चीज़ बनाने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है। ये जरासीम और बैक्टीरिया जो है वो दही बनाने में हमारे लिए यूज़फुल है। नाउ एक्टिविटी 2.4। टेक फ्लोर इन अ पॉट, ठीक है, एक
बर्तन में जो है आप आटा लें, मिक्स यीस्ट, शुगर एंड वाटर इन इट एंड मेक अ डो। उसमें आप यीस्ट को, चीनी को और पानी को मिक्स करें और फिर इससे डो बनाएं, ठीक है ना। डो यानी कि आटा गूंदा हुआ आटा जैसे होता है उसी तरह डो। टेक सम क्वांटिटी ऑफ फ्लोर इन अनदर पॉट। अब दूसरे बर्तन में जो है कुछ आटे की मिकदार लें। मिक्स ओनली शुगर इन इट एंड मेक अ डो। उसमें सिर्फ आपने शुगर, पहले वाले में क्या आपने यीस्ट, शुगर और वाटर मिक्स करना है और दूसरे में सिर्फ आपने शुगर को मिक्स करना है और डो बनानी है, आटा गूंदना है, ठीक है। नोट द क्वांटिटी ऑफ फ्लोर इन बोथ पॉट्स एंड लीव देम फॉर एन आवर, ठीक है। अब दोनों की जो है क्वांटिटी नोट करें कि पहले में कितना आटा है, दूसरे में कितना आटा है बर्तन में। फिर इसको दोनों आटों को आप 1 घंटे के लिए छोड़ दें। नंबर 4, आफ्टर 1 आवर ऑब्जर्व द क्वांटिटी ऑफ फ्लोर इन बोथ पॉट्स। अब 1 घंटे के बाद जब आप देखेंगे दोनों में आप क्वांटिटी को नोट करें कि किस में आटा ज़्यादा है, किस में कम है, ठीक है। अब नंबर 5 क्या है, इन विच पॉट हैज़ द डो राइजन। किस वाले पॉट में, किस बर्तन में डो जो है, आटा जो है वो ज़्यादा फूला है। व्हाट इज़ इट्स रीज़न, इसकी वजह क्या है। वाई वॉज शुगर एडेड अलोंग विद यीस्ट, के यीस्ट के साथ जो है वो शुगर क्यों ऐड की गई थी। अब हमने इसकी रीज़न बतानी है। अब आटा जो है फर्स्ट वाले पॉट में, ठीक है ना, इन फर्स्ट पॉट द डो हैज़ राइजन। पहले वाले जो पॉट था ना जिसमें हमने यीस्ट भी ऐड की थी, वाटर भी ऐड किया था, ठीक है, और शुगर भी ऐड की थी, तो उसमें जो आटा है वो ज़्यादा फूला है। एंड द अमाउंट ऑफ फ्लोर इन इट इज़ मोर, और उसमें ज़्यादा जो है आटे की अमाउंट है। व्हेन वी ऐड डो विद शुगर एंड यीस्ट, जब हम शुगर और यीस्ट के साथ आटे को मिक्स करते हैं, देन डो हैज़ मोर राइजन, तो ये जो आटा है ये ज़्यादा फूलता है। बिकॉज माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया रिएक्ट विद शुगर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब मैं उर्दू में भी इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। खमीर और चीनी से गूंदा हुआ आटा ज़्यादा फूला है क्योंकि इसके माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया या शुगर के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जिससे पहले वाले बर्तन में आटा ज़्यादा फूला, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बनने से जो है वो आटा ज़्यादा फूला है और इसमें आटे की मिकदार जो है वो ज़्यादा फिर महसूस होती है। नाउ क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, माहौल की सफाई। Did you know that some bacteria can decompose dead bodies? कि क्या आप जानते हैं कि कुछ बैक्टीरिया डेड बॉडीज़ यानी कि मुर्दा चीज़ों को गलाते सड़ाते हैं। सच बैक्टीरिया कैन ऑल्सो बी यूज टू डिकम्पोज टॉक्सिक मटेरियल्स, ठीक है ना। टॉक्सिक्स क्या है, जहरीला मवाद को कहते हैं। प्रेजेंट इन सेवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, कि ऐसे बैक्टीरिया सेवरेज में मौजूद जहरीले मवाद को गलने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। Now move on page 28, मेकिंग ऑफ मेडिसिन्स, अद्वियात की तैयारी। हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो है यूजफुल रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एवरीडे लाइफ, के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल क्या है, उसके फ़वाइद क्या हैं, ठीक है। जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा मेकिंग फूड आइटम्स में ये हमारे लिए यूज़फुल है। फिर क्लीनिंग द इन्वायरमेंट को साफ़ रखने के लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारे लिए यूज़फुल हैं। अब थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ मेडिसिन्स, की मेडिसिन्स की तैयारी में भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स, ओके। फंजाई एंड बैक्टीरिया आर यूज्ड टू मेक एंटीबायोटिक्स। दीज मेडिसिन्स आर यूज्ड टू किल और inhibit the growth of disease causing bacteria, ठीक है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल किए जाते हैं। फंजाई और बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक्स तैयार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स हैं ये क्या हैं, डिजीज़ को आगे बढ़ाने से जो है वो रोकती हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, पेनिसिलियम वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। इट वॉज डिराइव्ड ओरिजिनली फ्रॉम द टाइप ऑफ फंजाई नाउन एज पेनिसिलियम, ठीक है। पेनिसिलियम जो है पहली एंटीबायोटिक थी और ये असली फंजाई की एक टाइप जिसका नाम पेनिसिलियम है उससे निकली है। नाउ एक्टिविटी 2.5, टेक अ डीप प्लेट एंड पोर वाटर सो दैट 1 इंच ऑफ योर फिंगर डिप्स इनटू इट।
सबसे पहले आपने एक गहरी सी प्लेट लेनी है, उसमें पानी डालना है और उसमें फिंगर डिप करेंगे। इतना पानी डालना है कि आपकी 1 इंच फिंगर जो है उसमें डिप हो जाए। नाउ स्प्रे पाउडर ब्लैक पेपर ऑन इट। अब उसके ऊपर काली मिर्च जो है पिसी हुई छिड़कनी है आपने। नंबर 3, डिप योर फिंगर इनटू इट। अब दोबारा आपने उसके अंदर अपनी फिंगर डिप करनी है। द ब्लैक पेपर विल अडेयर टू योर फिंगर। कि काली जो मिर्च है वो आपकी फिंगर के साथ चिपक जाएगी। पुट अ गुड क्वांटिटी ऑफ सोप ऑन योर फिंगर। अब आपने अपनी फिंगर पे ज़्यादा सारा सोप लगाना है। अगेन डिप द फिंगर इनटू वाटर। दोबारा पानी में अपनी फिंगर को डुबोएंगे। दिस टाइम द ब्लैक पेपर विल रिमूव अवे फ्रॉम योर फिंगर। अब इस मरतबा जो काली मिर्च है आपकी फिंगर के साथ नहीं चिपकेगी। सोप रिपेयर्स द जर्म्स इन दिस मैनर। इसी तरह से जो साबुन है वो जरासीम को भी दूर भगाता है। ठीक है, ये एक्टिविटी क्या थी कि पानी डाला आपने, उसमें काली मिर्चें डाली, फिंगर आपने डिप की तो काली मिर्चें चिपक गई। फिर दोबारा आपने सोप लगा के फिंगर को डिप किया तो काली मिर्चें नहीं चिपकेंगी। ये बता रहे हैं कि किस तरह जर्म्स जो है सोप से दूर भागते हैं। नाउ प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शंस। के इन्फेक्शन से बचाव किस तरह हमें करना चाहिए। इन्फेक्शन से बचाव का अब हम पढ़ेंगे पॉइंट। फॉलोइंग आर द वेज टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस। कि ये कुछ जरिए हैं जिनकी वजह से हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। नंबर 1, इट इज़ एसेंशियल टू वॉश हैंड्स बिफोर कुकिंग एंड ईटिंग फूड एंड आफ्टर यूजिंग टॉयलेट्स। कि बहुत ज़रूरी है कि खाना पकाने से पहले, खाना खाने से पहले हाथ धोएं और वॉशरूम जाने से, टॉयलेट जाने के बाद जो है आप हाथ धोएं। नंबर 2, अवॉइड टचिंग योर आईज, नोज एंड माउथ। अपनी आँखें, मुंह और नाक को हाथ लगाने से गुरेज करें। एज दीज आर दी पॉइंट्स फॉर जर्म्स टू एंटर योर बॉडी। यही पॉइंट्स हैं आपके जिनके ज़रिए, यानी आँखों के ज़रिए, मुंह के ज़रिए और नाक के ज़रिए, यही 3 पॉइंट्स हैं जिनके ज़रिए जर्म्स जो है आपकी बॉडी में एंटर होती हैं। नंबर 3, गेट वैक्सीनेटेड एट प्रॉपर टाइम। ठीक है, वक्त पे अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट वे टू प्रिवेंट मैनी डिजीज़। ये बहुत ही अहम तरीका है, ज़रिया है जिसकी वजह से आप बहुत सारी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। नंबर 4, स्टे एट होम इफ़ यू हैव साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनी इन्फेक्शन सो दैट यू कैन टेक रेस्ट एंड प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम इन्फेक्शन। चौथा पॉइंट ये है कि आप घर पर रहें। अगर इस तरह से कोई भी अलामात हैं आपको इन्फेक्शन की तो आप घर पर रहें, आराम करें और दूसरों को इस इन्फेक्शन से बचाएं। ठीक है, आप जब बाहर ही नहीं जाएंगे तो दूसरों को कैसे इन्फेक्शन होगा आपसे। नंबर 5, इन केस ऑफ एनी इंजरी कवर द वुंड इमीडिएटली विद बैंडेज एंड कंसल्ट अ फिजिशियन। फिर यह है कि अगर आपको कोई ज़ख़म हो जाता है तो ज़ख़म को जल्दी से उस पर पट्टी बांधें। ठीक है, उसको कवर कर लें और किसी डॉक्टर से जो है वो रुजू करें। पॉइंट टू पॉन्डर में है, कैन यू टेल अ मोर स्टेप्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। के इन्फेक्शन से बचाव के क्या कोई और तरीके भी आप बता सकते हैं। तो इसके आंसर में आप बता सकते हैं कि ब्रश योर टीथ रेगुलरली आफ्टर ईटिंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। के और इसके साथ ही है कि कट योर नील्स रेगुलरली। अब हमारे पास लास्ट में की पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के एंड पे। अहम नुकात देखते हैं कि क्या है। पहला ये है कि वो तमाम जानदार जो सिर्फ खुर्दबीन के ज़रिए से ही देखे जा सकते हैं उनको क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारा चैप्टर था। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या है, वो जानदार जो खुर्दबीन की मदद से ही देखे जा सकते हैं, वैसे नहीं देखे जा सकते, इनको माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं। फिर हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि वायरस, बैक्टीरिया और फंगस जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के ग्रो हैं। ठीक है ना, ग्रुप्स हैं। क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में कि ग्रुप्स में वायरस शामिल है, बैक्टीरिया है और फंजाई है। फिर हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा था बैक्टीरिया का कि बैक्टीरिया सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि बैक्टीरिया में एक सेल होता है जो तमाम इकसाम में पाए जाते हैं। ठीक है ना, क्या है, बैक्टीरिया सिंगल सेल पे मुश्तमिल होता है। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा था फंगस के बारे में कि फंगस जो है सादा होते हैं और इनमें ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बाज़ में एक सेल होता है, यूनिसेलुलर होते हैं,
और कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, जबकि बैक्टीरिया क्या है, सिंगल सेल्ड होते हैं। फिर नंबर 6 पे हमने ये पढ़ा कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो गलने सड़ने का काम करते हैं, जो डेड बॉडीज़ को गला सड़ाकर जो सादा अज्जा में मुंतकिल कर देते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि डिज़ीज़ को ट्रांसमिट करने के 5 बड़े ज़राए होते हैं, ठीक है ना। 5 बड़े तरीक़ों से डिजीज़ जो है वो मुंतकिल होती हैं, जैसे कि हवा, पानी, जानवर, खुराक और बराह रास्त, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मेडिसिन्स की तैयारी में इस्तेमाल किए जाते हैं। और फिर हमने प्रिवेंशन पढ़ी थी कि इन्फेक्शन से प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है। अपने हाथ धोएं, ठीक है, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, प्रॉपर टाइम पे वैक्सीनेशन करवाएं। और हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, हमारी खुराक तैयार करने में मदद देते हैं, जैसे कि योगर्ट की तैयारी में, ठीक है, ब्रेड की तैयारी में जो है ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है कुछ यूज़ होते हैं। तो ये था हमारा यूनिट 2, इसकी एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें और यकसा कौमी निसाब के मुताबिक तमाम मज़ामीन के वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।